हूं सुचरिता कुकरेती और होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। होली के त्योहार के दिन राजनीति का रंग कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है, उसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। आपने अबोहर के बीजेपी विधायक की तस्वीरें देखी, कैसे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कैसे उन्हें मारा गया। और अब आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता आए तो उन्हें लटका देना, यानी कि किस तरह से राजनीतिक लड़ाई अब हिंसा पर उतर आई है। और इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं कि विरोध के नाम पर मारपीट का अधिकार आखिर किसने दिया, इसी पर महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। भड़काऊ बयान, मारपीट का प्लान, मंच से भड़काएंगे, हिंसा फैलाएंगे। नंगा करके इसका बांध दियो। वोट बैंक की सियासत, हिंसा की वकालत। चौटाला का बयान कानून का उल्लंघन। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम ने? सुना आपने, यह इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला जो किसानों के मन से विवादित बयान दे रहे हैं, साफ साफ भड़काने वाली सियासत कर रहे हैं, जिनके बयान से साफ जाहिर होता है कि इनका मकसद हिंसा भड़काकर सियासत चमकाना है। अभय चौटाला की सियासत देखिए, किसानों को कह रहे हैं कि अगर बीजेपी विधायक मंच पर आए तो उसे पोल से बांध देना। जरा एक बार फिर सुनिए अभय चौटाला के हिंसा भड़काने वाले बयान को। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम ने? अभय चौटाला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शनिवार को पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग को किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घेर लिया था। उनके साथ मारपीट की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। पंजाब के अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग की गाड़ी पर कालिक भी पोत दी थी। इस घटना का बीजेपी ने विरोध किया है। कार्रवाई के नाम पर 7 किसान नेताओं और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अभय चौटाला जैसे नेता फिर भड़काऊ बयानबाजी देकर हिंसा भड़काने का प्लान तय कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा का प्लान तैयार किया गया हो। बार बार आंदोलन के नाम पर ऐसी साजिश होती रही है। राजनीति में अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ क्या लटकाने, मारने, पीटने की भी बातें होंगी। क्या इन्हीं के जरिए अब राजनीति आगे बढ़ाई जाएगी? क्या विरोध के नाम पर हिंसा भड़काएंगे और अपनी सियासत चमकाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल पूछ रही हूं कि विधायकों की पिटाई से होगी राजनीति की लड़ाई। सवाल पूछ रही हूं कि चौटाला का भड़काऊ बयान, मारपीट का प्लान। सवाल ये पूछ रही हूं कि आप मंच से भड़काएंगे, हिंसा फैलाएंगे, क्योंकि ऐसे बयान का मतलब क्या है। सवाल पूछ रही हूं कि हिंसा की वकालत, वोट बैंक की सियासत। सवाल महाभारत में यह कि भड़काऊ बयानबाज नेताओं पर आखिर कार्रवाई कब, क्योंकि खुले मंच से आप मारने, पीटने और लटकाने की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जेजेपी के नेता प्रतीक सोम जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय कौशिक, केवल ढींगरा जी, और साथ ही चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसानों का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ महाभारत में आज जुड़े हैं वरिष्ठ किसान नेता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं, आप सभी ने अभय चौटाला जी का बयान सुना होगा। मैं शुरुआत कर रही हूं बीजेपी के विधायक अरुण नारंग जी के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं, और वो तस्वीरें देखने के बाद हर कोई स्तब्ध है, हैरान है। अरुण जी, आपकी तस्वीरें मैंने देखी, मुझे लगता है पूरे देश ने देखी है, किस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ, किस तरह से आपको पीटा, और किस तरह से वहां से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उतारू थे किसी की जान लेने के लिए। क्या आपको भी ऐसा ही लगा अरुण जी? जब मैं
पंजाब में सरकार पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि इनके 4 सालों के कार्यकाल के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मलोट में, हाँ। डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में। तो मैं जब वेन्यू पे पहुंचा जहाँ स्थान था, तो वहाँ उतरते ही मेरे ऊपर हमला हुआ। अभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया ही नहीं, उतरते ही मेरे ऊपर हमला हुआ, काला तेल फेंका गया। फिर मैं एक दुकान में घुसा, उसके बाद पुलिस कहती है जी हम आपको प्रोटेक्शन में लेके जाएंगे, लेकिन 5-7 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बाहर मेरे को निकाला तो मेरे ऊपर भीड़ ने बुरी तरह से हमला कर दिया। उस दिन तो मैंने सोचा भी आज मैं बच के नहीं जाऊंगा, मेरी तो लिंचिंग हो जाएगी, ये 300-400 लोग हैं, ये मेरे को मारेंगे ही। मेरे को अब मेरी जिंदगी अब खत्म है, मेरे को एकदम तो ऐसे ही लगने लग गया था। हाँ। और मेरे से कोई पीछे से मेरे को मार रहा है, कोई मेरी गर्दन को पकड़ रहा है, कोई मेरे गर्दन के ऊपर मार रहा है, मुक्के मार रहा है कि जैसे आज नहीं छोड़ेंगे। और कुछ बोल रहे थे, गालियां बक रहे थे कि आज बीजेपी का एमएलए हाथ आ गया, आज इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उस समय निकल के एकदम से किसी सज्जन ने मेरे को पकड़ा और निकल के मैं सामने दुकान में घुसा, इस तरह मेरी जान बची जी। लेकिन देखो, हम सरकार के खिलाफ हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एजेंडा रखती है, हम भी रखते थे, लेकिन वहाँ पे किसान झंडे के नाम पे कुछ गुंडे लोग लगते हैं मेरे को कि जो झंडे किसानों के थे, लेकिन थे पूरे गुंडे। और उन्होंने शुरू से विद प्लानिंग से ये मेरे ऊपर हमला किया गया जी। जबकि देखिए, जबकि किसान आंदोलन है, हम इसका किसान आंदोलन के हक में है, कोई ऐसी बात नहीं, हरेक को अपना राइट है, बिल्कुल है, लेकिन इनको सुनने का भी तो आदत होनी चाहिए। मैं अरुण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज अभय चौटाला का एक बयान आया है, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता आए तो इन्हें लटका देना, ये जो पोल लगे हुए हैं, ये खंबे लगे हुए हैं, इनसे लटका देना। आपको लगता है इस तरह के बयान उकसावे के बयान है? फिर यही सब होता है जो हो रहा है? देखिए, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पे हमें मारने से, मैं कहता हूँ अगर मेरे को गोली मार किसान का कोई फायदा होता है, किसान का उससे कोई फायदा होता है, तो हमें मार देना, गोली मार देना। हमें क्यों छोड़ रखा? हमें मतलब ये कोई इतनी बेइज्जती करनी, किसी की कपड़े उतारने, ये तो मरने से ज्यादा बदतर है। बिल्कुल, ये इससे इनका मसला हल होता है कि इस तरह ये देखो, प्रदर्शन करें, बॉर्डर पे बैठ के करें, हम इनके कोई खिलाफ थोड़ा बोलते हैं, हम भी कहते हैं किसान मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भाई है, हाँ। लेकिन मैं खिलाफ थोड़ा बोलता हूँ। अपना मसला टेबल टॉक पे करें, टेबल टॉक पे दुनिया के मसले हल होते हैं जी। आपने बड़ी बात कही है कि बातचीत करने के जरिए करना, मारना, पीटना, ये कोई अच्छा, ये जो अभय चौटाला जैसे लीडर हैं, ये लीडर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोटों के लिए ऐसे बयान देते हैं। हाँ। पंजाब में भी यही हो रहा है जी, सारा पुलिस के हाथ बंधे होते हैं, पुलिस कहती है जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इन पे ना लाठीचार्ज करेंगे, ना इन पे कुछ एक्शन लेंगे। और कैप्टन सरकार अगर किसी कांग्रेस के खिलाफ कोई ऐसा प्रदर्शन होता है तो लाठियों से भगा देती है, मार मार। मैं इसी बात पर आ रही थी अरुण जी, कि जब अगर किसी की आपको वहां पर घेर लिया, आपको जिस तरह से आपके ऊपर हमला कर दिया, वहां पुलिस कहाँ थी? क्या हो रहा था? जबकि पता था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसके बावजूद। आप वीडियो देख लो जी, पुलिस वाले, एक पुलिस वाला तो जर्दा मल रहा था हाथ पे और बाकी पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी जी। एक एसपी था जिसने मेरे को पकड़ के बाहर निकाला था, मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा बाहर भीड़ उतर है, आप बाहर निकालोगे कोई मिस हैपनिंग होगी, लेकिन वो बेचारा वो भी बोला क्या जी नहीं हम निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकलते ही लोगों ने हमें घेर लिया, उसको भी पीछे धक्का मार के पीछे कर दिया और मेरे को भीड़ ने घेर लिया जी। मैं इसीलिए पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है, पुलिस कुछ नहीं करती, ना वहाँ पे डंडा चलाया, ना फायरिंग हुई, चाहे वहाँ पे ये मुझे मार भी देते ना पुलिस ने, तब भी कुछ नहीं करना था। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है अरुण जी। सरकार, कैप्टन साहब का ऑर्डर दिया हुआ है पुलिस को कि बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम हो, वहाँ पे आपने सिर्फ खड़े होना है, देखना है और कुछ नहीं करना।
अरुण जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वहां पर अगर कोई आपको मार भी देता तो कोई कुछ नहीं करता। आप वहां से कैसे जान बचाकर भागे हैं? ये तस्वीरें मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो तस्वीरें चल रही हैं ये अरुण नारंग जी की ही हैं। अब बहुत से बीजेपी के विधायक हैं और देखिए किस तरह से वहां पर उन पर हमला हुआ और उसके बाद किस तरह से, जैसा अरुण जी कह रहे हैं कि वो जान बचाकर किसी तरह से वहां से निकले। अगर वहां पर अगर कुछ भी हो सकता था, वो ये भी कह रहे हैं मेरी जान भी जा सकती थी, वो ये भी कह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, स्तब्ध करने वाली हैं। क्या सोच कर आए थे लोग कि अरुण जी की जान ले ली जाए? क्योंकि अरुण नारंग बता रहे हैं, अपने ऊपर आप बीती बता रहे हैं वो कि किस तरह से उन पर हमला हुआ। और आज मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रही हूं क्योंकि आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का एक ऐसा ही बयान फिर सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता आए तो उन्हें लटका दीजिए, पहले दौड़ाइए, मारिए, पीटिए, अब लटकाने की बातें हो रही हैं। क्या राजनीति स्तर पर आ गई है अरुण जी? अब ये तस्वीरें देखकर, ये तस्वीरें, अब आपकी तस्वीरें ये वाली जो सब देख रहे हैं सब हैरान है और उसके बावजूद ये बयान आ रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि ये क्या हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी कहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो ये ऐसे बयान देती हैं अपने वोट के लिए देती हैं। आज ये हमें कर रही है, कल को लोग इनको भी करेंगे। ये सोचते हैं ये आजाद है, ये बात नहीं है। किसी इश्यू पे इनके साथ भी यही व्यवहार हो सकता है। ये कोई इनह्यूमन चीज है, डेमोक्रेसी में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी बात करें, ये अपनी बात रखें, हमारी बात सुनने का भी इन पे मादा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। मैं आपने लेकिन जो बात ये तो चाहते हैं जी आप बात ही मत करो, आप घर से मत निकलो, आप अंदर चले जाओ। मैं कहता हूं अगर ये मेरे को कल जो इन्होंने मेरे साथ किया परसों, हाँ। अगर ये मेरी जान भी चली जाती और इनका कोई फायदा होता, किसानों का मेरी जान लेने से कोई फायदा होता तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। मैं एक बार अरुण जी आपने बहुत बड़ी बात कही और आप साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हर मुद्दे का हल बातचीत से होता है। बातचीत क्यों नहीं है, हिंसा क्यों? चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपने सुना अरुण जी को, ये हिंसा क्यों? वो कह रहे हैं अगर मेरी जान जाने से हल हो जाते हैं मुद्दे तो वो भी कर लीजिए। चौधरी साहब, हाँ, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, मेरा बिल्कुल सर। निवेदन है, और बाकी कोई बीच में ना बोलेगा तो अच्छा डिबेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में ही मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूं। कड़े से कड़े शब्दों में इस हिंसा की हम निंदा करते हैं और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, जो भी पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून सम्मत तरीके से की जाए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से अपील करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कल जब इनकी साथ ये घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये कुछ सांसद भी वहां पर विरोध में धरने पे बैठे थे। अब पहले तो मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या वे बैठे हुए हैं या उठ गए हैं, या वो 4 महीने तक बैठे रहेंगे, उनमें से आधे वहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी। नहीं सर, अगर सरकार को आपको जगाना है, राजीव जेटली जी वहां पर जवाब देने के लिए, चौधरी साहब, अगर आप ये कहेंगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो कोई बात नहीं, फिर ये होने दो। आपने आधी सुनी ना, दिक्कत तो ये है। ये पूरी बात सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूंगा सारी चीजों को। मैंने वो बात पक्ष आपके बात का जवाब दे दिया, लेकिन अगर बैठे बैठे लोकतंत्र में कौन भाई बोल रहे हैं? ये अरुण जी हैं सर, उन पर तो गुजरी है, बीती है। वहां 300 जी हाँ, नहीं, उनकी बात मैंने सुन ली ध्यान से, अब मैं रख रहा हूं अपनी बात। तो जब 4 महीने जब ये आए थे, उनके रास्ते में गड्ढे खोदे गए, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए और बाद में कीट ठोक दी। वो भी तो अपनी बात रखने यहाँ आ रहे थे दिल्ली के अंदर, तो तब आपका बिहेवियर अलग था। आपकी पुलिस ने खूब लाठी पेली है उनके ऊपर और बाद में अपने गुंडे भेज करके सिंघू बॉर्डर पे पथराव कराया और एक गुंडों का बहुत 400-500 का गैंग भेज के गाजीपुर बॉर्डर में लाठियां चलवाने की आपकी मैं आज एक सवाल पूछ रही हूँ। क्या है जब स्टेट चौधरी साहब, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, विरोध के नाम पर मारपीट करना मैं जायज मानूं क्या? विरोध के नाम पर हिंसा करना क्या मैं जायज मानूं? विरोध के नाम पर इस तरह दौड़ाना, पीटना, लटकाने की बातें मैं जायज मानूं? उसके खिलाफ हमने सारी बात शुरू में ही कह दी कि ये जो है बिल्कुल भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में शांति प्रिय भीड़ को इस तरह से प्रताड़ित करना, ट्रेंचेस खोदना, हाँ। आपने मेरी एक भी बात पूरी नहीं जाने दी।
तो मेरा निवेदन ये है कि हमारी जो भीड़ यहाँ बैठी, किसान भाई बैठे हुए थे, हाँ। 300 आदमी मर चुके, तो क्या 3 लाख के 3 लाख वहां बैठे बैठे मर जाएंगे? तब सुनवाई होगी क्या लोकतंत्र में? वो लोकतंत्र क्या है? और अभी परसों मथुरा में इनके कार्यकर्ताओं को, ये जो जा रहे थे वहां पे, कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता थे यमुना में स्नान करने, उनको अगर पुलिस ने रोक दिया, इन्होंने दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों को पीट दिया। रमनीक जी, मीडिया में और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। सर मैं रमनीक जी आप पर आऊं उससे पहले अरुण जी चौधरी पुष्पेंद्र जो बात कह रहे हैं, चौधरी पुष्पेंद्र की बात आपने अरुण जी सुन ली, आप पर बीती है ये, इसीलिए मैं मानती हूं कि पहला अधिकार जवाब देने का आपका है सर। ये तस्वीरें जो चल रही हैं ये और किसी की नहीं है, ये आपकी है सर, आप पर ये बीती है। जो बात कह रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र, आप उन बातों से संतुष्ट है? क्या जायज माने कि वहां पे आंदोलन चल रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये इस तरह से हिंसा कर दो? मैं यही कहना चाहता हूँ चौधरी साहब से, चौधरी साहब बात को डाइवर्ट मत कीजिए, बात को देखो। एक बात है, अगर हम कह रहे हैं आपको प्रदर्शन का राइट है, हमें भी राइट है, हम भी अपनी बात रख सकते हैं, आप भी रखो, लेकिन क्या डेमोक्रेसी में इस तरह किसी को मारना, पीटना, उसको इतनी तक मारना कि वो मरी जाए, ठीक है ना? तो ये क्या जायज है? क्या सिर्फ सवाल ये है, क्या जायज है? किसने क्या किया, मथुरा में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये बात नहीं है। क्या ये इसका मतलब पंजाब में जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ ये करेंगे क्या? मैं एक बार रमनीक जी के पास जा रही हूँ। रमनीक जी गलत हुआ रमनीक जी, और मैं लास्ट एक सेंटेंस इनका जवाब दे दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। एक सेंटेंस में जवाब मैं एक मिनट रमनीक जी के पास जा रही हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। जिस भी व्यक्ति ने किया है जांच कर लो, और हो सकता है अंत में इन्हीं के आदमी निकले, जिस तरीके से वो इन्हीं के आदमी निकले मतलब पुष्पेंद्र जी, इन्हीं के आदमी मतलब आप कह रहे हैं अरुण जी ने खुद के आदमी बेचकर इनको खुद को पिटवा लिया? मैडम ऐसे लोगों के साथ में सर आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ आप खेत जता रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे पल आप ये भी कह रहे हैं इन्हीं के आदमी निकले, मतलब ये खुद के लोगों को बुलाकर खुद को पिटवा रहे हैं, खुद के कपड़े फड़वा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये भाई ये करो। गाजीपुर में मैं आपको बता देता हूँ सर, ये नहीं मैं ये बयान सुनकर सर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है बयान सुनकर। रमनीक मान जी, रमनीक मान जी, ये भी एक बात है। एक मिनट, राजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। पहले राजीव जी एक मिनट, रमनीक जी मैं आ रही हूँ। राजीव जी, अब आरोप आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कि आप खुद बुला रहे लोगों को और इस तरह से हिंसा करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं हिंसा। मतलब अभय चौटाला मंच से कह दे कि लटका दो बीजेपी के लोगों को तो वो ठीक है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सुचरिता, अगर जितनी जानकारी आपके पास हो, आज हरियाणा वाले जो आपके चैनल देख रहे हैं हरियाणा वासी, वो तो समझते हो। आपने अभय चौटाला 3-4 बार बोल दिया, ये नाम ही काफी है। मार दो, लटका दो, नंगा कर दो, उड़ा दो, फेंक दो, ये नाम ही काफी है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये नाम देंगे तो लोगों के दिमाग में यही पिक्चर बैठती है कि उनका काम ही यही है कि उड़ा दो, मार दो, लटका दो, ये कर दो, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब इनका विश्वास नहीं रह गया। लोगों ने इनको चुनना बंद कर दिया, विधायक नहीं आते हैं, अकेले खुद जीते थे और कोई उनकी दूसरी पार्टी में विधायक नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें मालूम है कि अब मेरे को वोट नहीं मिलेगा, तो अब यही काम करा जाएगा। यही बात आपने देखा कि कुछ चंद लोगों ने पंजाब के अंदर करी। वो गुंडागर्दी जो हम कहते थे किसान आंदोलन अलग रूप ले जाएगा, वो ले चुका है, क्योंकि पहले इसमें लंगर लगा करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। हमें मालूम था कि इसके पीछे का एजेंडा बहुत देर तक नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसके पीछे की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बड़े बड़े लोग इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उनके अपने धंधे पे चोट लग रही है। अगर ये कानून आ गया तो, ये कानून जब आ गया तो, और इस कानून के तहत गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिलने वाला है, वो अधिकार जो केवल चंद लोगों की जेबों में जाता था, वो संपूर्ण किसान समाज की जेब में जाने वाला है। वो बात उनको नहीं समझाई जा रही। तो ये दोनों ही बातें हैं, एक तरफ जो किसान जिसको गुमराह करके रखा गया, एक तरफ जो वो लोग जो आपने देखा आपके मंच के ऊपर किसान आंदोलन के रूप में नेताओं के मंच पे किसान नेता के रूप में मंच पे बैठे हैं, उनके अपने लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया कि कौन कौन सी पार्टी के पेरोल पर बैठा है। तो जब वो खुद डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं, राजनीतिक फील्ड आंदोलन है, तो अब कोई दूसरी बात ही नहीं रह जाती चर्चा करने के लिए। मैं फिर से बोलूंगा, आज की डिबेट में केवल ये नाम काफी है डिफाइन करने के लिए, अपने आप में डिफाइन कर देता है। नाम बोल दीजिए किसी को, वो बता देंगे इनका काम क्या है। विजय कौशिक जी,
विजय कौशिक जी, मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस तरह की हिंसा का पहले आप उसके खिलाफ बोलेंगे और फिर बाद में आप ये नहीं बोलेंगे कि इन्हीं के आदमी थे। जिस तरह से बुरी तरह से पीटा गया था अरुण जी को, वो कह रहे मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ उल्टा आरोप लगा रहे कि भाई हाँ ये तो इनके अपने आदमी भी हो सकते थे, बाद में पता चलेगा। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है और ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। और जहां तक अभय चौटाला जी की बात है, अभी भाई राजीव जेटली बड़ी तारीफ कर रहे थे अभय चौटाला की, तो पहले इनकी पार्टी में रह चुके हैं राजीव जेटली जी, तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अभय चौटाला जैसे लोग राजनीति में किस तरह की गुंडागर्दी और गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। और ऐसे लोग, मैं ये कहता हूँ कि ये किसानों की कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि किसानों को भड़का रहे हैं हिंसा करने के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उकसा रहे हैं, वो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि भाई इन नेताओं को नंगा करके टांग दीजिए इस तरह से। तो भारतीय लोकतंत्र में इन बातों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम भी ये बात मानते हैं कि किसानों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए, लेकिन भाजपा के नेताओं को भी देखना चाहिए कि किस तरह से किसान। विजय कौशिक जी, मैं किसानों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अभी राजनेताओं की बात कर रही हूँ सर। वो किसान अपने हक के लिए लड़े, अधिकार है उनको, वो अपनी बात को आगे रखे, लेकिन राजनेताओं को किसने हक दिया है ये रमनीक जी? किसने दिया कि आप मंच पर जाएं और ऐसे नेताओं को लटकाने और मारने, पीटने, दौड़ाने की बातें करें? ये अधिकार किसने दिया है राजनेताओं को? आप बड़े बड़े नेता बनते हैं, पार्टियों के नेता बड़े बड़े बन जाते हैं और भाषा आपकी ये कि कोई आए तो कपड़े उतार के लटका दो उसे। सुचरिता जी, ऐसा है कि अगर हरियाणा की राजनीति में आपका कोई थोड़ा सा भी दिलचस्पी या आपकी रुचि रही होगी तो आप जानते हैं कि अभय सिंह चौटाला का नाम बिल्लू है। और बिल्लू ने जब इनकी सरकार थी उस वक्त क्या क्या काम और क्या क्या कांड किए, उनकी एक छोटी सी छवि मैं आपको बताता हूँ। प्रभजिंदर सिंह बराड़ डिम्पी एक खालिस्तान कमांडो फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल तथाकथित होते थे, वो इनके पनाह में रहे। जयपुरिया केस के अंदर जब वो फरार थे वो इनकी पनाह में थे। मुख्तार अंसारी के साथ यहीं पे चंडीगढ़ के पास पंचकुला के अंदर नॉर्थ पार्क करके एक रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट में उनको एंटरटेन करते थे। वहां पे हवाई फायर निकालते थे ये लोग रात को, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है ये मंजर। और इनका जो पैतृक गांव है तेजाखेड़ा गांव के अंदर इनका फार्म है, तेजाखेड़ा फार्म, वो बड़ा मशहूर है जी। अभी थोड़ा सा राजीव भाई थोड़ा सा हल्का हाथ रख गए, मैं बताता हूं। तेजाखेड़ा फार्म के अंदर सामाजिक सुधार केंद्र खोला हुआ था इन्होंने, और जो वहां पे जाता था वो बेचारा पिट के अपनी सर्विस करवा के वहां से सेवा करवा के आता था वो सेवा केंद्र से। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा का एक लोकल पत्रकार है, देसी पत्रकार बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसकी भी सेवा वहीं पे हुई तेजाखेड़ा के अंदर। बहरहाल अब बात यह है कि ये जो अरुण जी के साथ हुआ पंजाब के अंदर, जो मलोट के अंदर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, उसके बाद जलंधर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया 3 नंबर थाना क्षेत्र के अंदर। 3 नंबर थाना क्षेत्र के जो एसएचओ हैं मुकेश कुमार ने आके भाजपा के नेताओं को बोला कि भैया तुम चले जाओ, मैंने किसानों को फोन कर दिया, वो किसान आएंगे और तुम्हारा वही हश्र करेंगे जो तुम्हारे एमएलए का किया था। तो इस तरीके की चीजें वहां मौके पे मौजूद जो डीएसपी हैं डोगरा जी, उनके सामने ये बातें हुई हैं। तो ये मैं कहता हूं ये किसान नेता नहीं, ये किसान सरगना बन गए हैं, ये राजनीतिक नेता नहीं, ये राजनीतिक सरगना बन गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र जी ने कहा था मैं इनका समर्थन नहीं करता, खंडन करो ना भाई। तुमने कहा अभी 26 तारीख को जो लाल किले पे वो उसका समर्थन नहीं करता, खंडन करो। और आप ऐसी वाहियात लॉजिक पेश करते हैं कि इन्हीं के आदमी निकलेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो दौड़ा के मारा और पीटा वो उन्होंने खुद करवाया अरुण जी ने। और जो अभी ये अभय सिंह चौटाला ने बात कही, इसके बाद अगर किसी बीजेपी वाले नेता के साथ या जेजेपी के नेता के साथ कोई हरकत होती है तो वो खुद ही कर देंगे। मतलब ये आपका कहां का लॉजिक है, मैं समझ नहीं पाता। और मैं समझता हूं कि ऐसी इनसेन वॉइसेस को ज्यादा जगह भी नहीं देनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले विजय कौशिक जी है, मेरा ख्याल है कांग्रेस के हमारे भाई हैं, भाई साहब ने कहा कि हिंसा के अंदर कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीताराम केसरी जी को सह सम्मान आपने एआईसीसी से बाहर निकाला था, वो मंजर आज तरीके से निकाला था विजय कौशिक जी। अब हमारे को कई चीजें हैं कि नई पीढ़ी को ना पता हो। आपने सीताराम केसरी का जिक्र किया, मुझे लगता है विजय कौशिक जी आपको याद है किस तरह से हटाई गई थी उनकी, उसमें कुछ किस तरह से तख्ती हटाई गई थी सीताराम केसरी की कांग्रेस दफ्तर से, याद है आपको?
वो बात जो रमनीक जी याद दिला रहे हैं, ये हिंसा, इनका सम्मान देने का तरीका है ना, चीज बताइए ना, इनका सम्मान देने का हिंसा तरीका। का कल्चर अगर उस संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो वो हर जगह चोट पहुंचाने आएगी, वो हर जगह चोट पहुंचाने आएगी। कार्यकर्ताओं ने, देखिए सुनिए ना, हम तो उस हिंसा का भी विरोध कर रहे हैं, हम तो उस हिंसा का भी विरोध कर रहे हैं जो कार्यकर्ताओं ने अगर सीताराम केसरी जी के साथ की, लेकिन हालात वही होते जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी से लोग तंग होते जा रहे हैं, उस समय सीताराम केसरी जी से तंग थे, उसकी परिणति उस रूप में हुई और यहाँ पर विधायक की पिटाई हो गई। एक सेकंड, तो इसके लिए भाजपा को सोचना पड़ेगा ना, क्या लोगों में जो आक्रोश बढ़ रहा है, किसानों में जो आक्रोश बढ़ रहा है। सर आक्रोश है, गुस्सा है, बातचीत के जरिए हल निकलेगा या हिंसा के जरिए निकलेगा पुष्पेंद्र जी? और इस तरह के बयानों से तो और आग में घी डालने का काम करेंगे आप सर, कि ये तो अपने ही लोगों ने, वो उनकी जान चली जाती सर। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है, किसी आंदोलन में नहीं है। लेकिन किसी भी आंदोलन को इतना लंबा खींचते रहना, लोगों को इंतजार करते रहना कि इनके 300 मर गए और 3000 मर जाए, फिर 3 लाख मर जाए, ये सरकार का भी लोकतंत्र में एटीट्यूड ठीक नहीं है। वो आए तो उनके ऊपर लाठी बरसाओ, पानी बरसाओ, तमाम तरह की जातियां करो, ये भी ठीक नहीं है। अपने लोगों को ले जा करके शांतिपूर्ण बैठी हुई भीड़ के ऊपर हमला करवा दो। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग मत करो यहाँ पे, हमला किया था। नहीं सुचरिता, डोंट अलाउ टू हिम टू बिल्ड अ नैरेटिव, दिस इज नॉट करेक्ट। आपके बीच में आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। हम सुनो, यस और नो सुनो, मैं आपको 3-4 स्लोगन बताता हूं, सुनो। एक मिनट चौधरी साहब सुनो जरा, आप प्लीज, आप उत्तर एक साथ दे देना। ऐसा ना करो, अपनी बारी में बोल लेना। मैडम देखो, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। यस और नो में कौन सी बात है? उन्हें बोलने दीजिए ना, यहाँ जीत के जाएंगे, मर के जाएंगे, उन्हें बोलने दीजिए, एक बार अपनी बात रखने दीजिए। अगर वो इस तरह के कोई बयान दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, उन्हें बताने दीजिए। बताइए पुष्पेंद्र जी, बताइए चौधरी साहब। हाँ बताइए। और एक में बहुत बढ़िया, क्योंकि वैसे तो आप लोगों के चैनल पे इंटेलेक्चुअल चीजें थोड़ी कम ही जा पाती हैं, फिर भी चलो आप आज्ञा देंगी तो मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में 25 मार्च को एक लेख छपा है एडिटोरियल में, पुष्पेंद्र जी, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं सर? पुष्पेंद्र जी, मैं बस एक चीज कहूंगी, आपने एक चीज कही, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी सर। नहीं सर, डू कंसिडर योरसेल्फ एन इंटेलेक्चुअल? आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं सर? पुष्पेंद्र जी, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं? सर मैं अब नहीं सर, आपने जो बात कही मैं उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। डू कंसिडर योरसेल्फ, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं सर? बड़ी बात है पुष्पेंद्र जी, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं? शोर ये मान जाने नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मान जी नहीं जाने देते बात को, मानते हैं सर? कूद पड़े, उदाहरण तो दे रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा सर, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं? किसी को जाने नहीं देंगे। पढ़े लिखे सर इसलिए पूछा क्योंकि अगर आपको इंटेलेक्चुअल मानकर सर मैंने शो पर बुलाया है, आमंत्रित किया है सर, तो उसकी गरिमा अगर आप बनाए रखें तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ आकर इस तरह की बातें करेंगे कि इंटेलेक्चुअल बातें नहीं जाती या कुछ, सर मुझे लगता है कि अगर आपसे सवाल पूछे जाएं तो आपको उसकी चुभन इस तरह होती है कि आप बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बातें नहीं जाती। क्यों इतना दर्द होता है सर आपको? मान साहब जो जिस तरीके से सुचरिता, किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। आप सुनो ना सुचरिता, गलत नहीं सर, अगर आप खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हैं सर तो आपको तो मैंने आमंत्रित किया है, नहीं मानते तो बता दीजिए। पहली गलतफहमी इनको ये किसान नेता है, पहली गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी इनको कि इंटेलेक्चुअल है। तीसरी गलतफहमी इनको ये है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यही है और इनके सामने कोई बुद्धिमान नहीं है। ऐसे वाहियात के लॉजिक देते हैं ये कहते हैं कि नारंग साहब के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद करवाया। ऐसे मानसिक दिवालियापन आपका, आपकी सोच का दिवालियापन। फिर आप बात करते हैं इंटेलेक्चुअल की। यार कौन से इंटेलेक्चुअल हो भाई? कहां के इंटेलेक्चुअल हो भाई? अरे टीवी वाले नेताजी, टीवी वाले नेताजी, आप जाइए, छोड़िए इन बातों को, अच्छी नहीं आपको शोभा नहीं लगती। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा, अभी लीजिए आप बताइए। मत करिए बीच में, ऐसा डिबेट मत करिए कि ये मैं बैठा हुआ भाई, मैं कौन सा कूद रहा हूँ? ये लो मैंने पानी भी पी लिया, लो मैं पानी पी रहा हूँ। उस व्यक्ति को मत बुलाओ। अरे भैया मैं शांत हूँ, अरे मैं शांत हूँ, बात करना सीखो। नेशनल टेलीविजन पे बैठे हो, अरे नेशनल टेलीविजन पे बैठे हो यार। मुझे ये बताइए, आपके बीच में हम बोले क्या? आपके बीच में हम बोले क्या? आपके बीच में बोले हम? आपके बीच में आप बोले मेरे बीच में क्यों बोलते हो? आप बोले मेरे बीच। सारे डिबेट की ठेकेदारी मत लो, आप बोल लो, आप शांत हो जाओ। तो ढंग की बात तो करो ना। आप गलतफहमी पाले फिर रहे हो। देखो हमारे गांव देहात में क्या बोलते हैं, भैंस पालो, गाय पालो, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ पालो, गलतफहमी मत पालो। आप गलतफहमी पालो बैठे यार। हाँ ठीक है, आप गलतफहमी मत पालो। आप जो बात करनी है अपनी बात कहो। मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल नहीं आते, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल चलते नहीं। अपनी बात करो जो करनी है। अरे भैया चमका रहे हो बैठ के बात को।
बैठ जाओ तो आप क्यों कहते हो कि ये नकली किसान? अरे मैं शांत हूं, बोलो तो सही यार, अभी शांति कराते रहोगे? आप क्या ठेका आप बोलो इसमें आप अरे बोलो ना, आप आगे बोलो यार, चैनल के मैं ये कह रहा हूं आगे बढ़ो बोलो नेशन कि मैं बोल तो ले मेरे यार, नेशन बिल्डिंग नीड्स बोल तो रहे नहीं आप यार, बोलो तो सही। अरे सुनो, हाँ, नेशन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग नीड्स इंक्लूसिवनेस. It is important never to alienate the people, for discontent can change quickly to anger and then to hatred. What happened to Pakistan is an object lesson how not to ruin a nation. ये अर्थ इसका ये है कि भैया यदि कोई व्यक्ति, कोई इतना बड़ा समाज, इतना वर्ग आपसे नाराज हो रहा है, उसको आप अलग थलग नहीं कर सकते। सर ये सर आपकी बात मैंने मान ली चौधरी पुष्पेंद्र जी, इसको मैं ये नहीं कह रही हूँ अलग थलग कीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि हिंसा कोई रास्ता नहीं होता है, एंड किसी भी तरह का कोई जस्टिफिकेशन हिंसा का नहीं हो सकता। हिंसा के जरिए अगर आप रास्ता निकालेंगे, कल को 10 और लोग रास्ता निकालेंगे, फिर हिंसा का ही रास्ता चलेगा देश, यही होगा। मैं एक बार प्रतीक सोम जी के पास जा रही हूँ, केवल ढींगरा जी के पास जाऊँ। प्रतीक सोम केवल ढींगरा जी के पास, एक सेंटेंस मुझे बोलने दीजिए। केवल प्रतीक सोम है हमारे पास, केवल ढींगरा जी के पास जा रही हूँ मैं। केवल जी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये हिंसा का रास्ता नहीं हो सकता सर, और राजनेता जो इस तरह की हिंसा की बातें करे और खुले मंच से धमकियां दे कि ये आए, इस पार्टी के लोग आए तो लटका दीजिए, इन्हें दौड़ा दीजिए, इन्हें मारिए पीटिए, ये इस तरह की भाषा राजनीति में हम बर्दाश्त करें? कहें कि यही सही है भाई? चेता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से अभय चौटाला जी का बयान है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और शब्दों की मर्यादा हर नेता को होनी चाहिए। उंगली कटाकर किसान की राजनीति करने वाले और एक्सपोज होने चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक सीट छोड़ के इन्होंने बीजेपी को ही फायदा पहुंचाया, और आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कितनी, अगर इन्होंने अशोक तंवर को तो फायदा नहीं मिला पिटने के बाद, वो तो बेचारे पार्टी से ही निकल गए जिनकी गर्दन तोड़ दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। अशोक तंवर को तो फायदा नहीं मिला पिटने का। अरे आपने चित्रा जी भूल गए, इनसे नहीं पूछा। अरे इनके व्यवहार में भी यही है, इनका स्वभाव भी यही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अशोक तंवर की गर्दन तोड़ दी थी, पूछिए तो अस्पताल में एडमिट हो गए थे वो। आप बताइए, इनसे पूछ रहे हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, ये प्रश्न साथ में उठाइए। बीजेपी का आपको पता है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो एडमिट रहे थे, बहुत लंबे टाइम तक कोने लगा के घूमते थे, आपने पीटा था उनको, मंच में पीट दिया था आपने, मंच में पीट दिया था। बताइए, तो ये ऐसा नहीं है कि अभय चौटाला और ये कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके व्यवहार में और इनके कैरेक्टर किसान जो है उसके बारे में भी सोच लो बीजेपी वालों। आप जो किसान गर्दन याद आ रही है कमर साहब की, जो इस समय कहा छोड़ दिया आपने, राहुल गांधी पूछ रहे हैं उनको, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मार के भगा दिया, और बीजेपी जो है नहीं छोड़ा आपने। एक दलित नेता के साथ किसानों को और बातचीत का हल निकालो। प्रतीक, मैं प्रतीक सोम के पास एक बार जाऊंगी, निकालना चाहिए ना। मैं प्रतीक सोम के पास एक बार जाऊंगी। प्रतीक जी, उसके बाद किसानों को परिजीवी बता देते हो आप। ये जिस तरह की भाषा अभय चौटाला ने इस्तेमाल की है, हमने देखा है कि किस तरह बीजेपी विधायक को दौड़ाकर पीटा गया, किस तरह से उनके कपड़े फाड़ दिए गए। वो तस्वीरें सबको हैरान करती है, स्तब्ध छोड़ गई हैं। और उसके बाद ये बयान, उसके बाद इस तरह का बयान, यानी फिर तो ये आम बात हो जाएगी, कोई भी नेता आए उसको पीटो, उसे भगाओ। देखिए बीजेपी मैं रमनीक भाई के शब्दों पर थोड़े फूल और चढ़ा देता हूं। जो हरियाणा की राजनीति जानते हैं उनको सब पता है कि जिनकी राजनीति हिंसा, डराना, धमकाना, दौड़ाना, पीटना, भगाना, इन चीजों पे आधारित है, उसके लिए अभय चौटाला जी बहुत ज्यादा मशहूर है हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश उनको आईना दिखा चुका है। आज के टाइम में उनकी पार्टी की 0 विधानसभा में सीट रह गई है। सबको पता है कि सिर्फ आडंबर रचा जा रहा है। इतना टाइम हो गया जब से किसान आंदोलन चल रहा है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि अभय चौटाला जी कभी सेंटर में किसी नेता से मिलने आए हो, उन्होंने बात रखी हो किसानों की, या इसको बात को सुलझाने को या उनकी बात मनवाने के लिए कोई ऐसा एक प्रयास किया गया हो। अभी आपको पता है बहुत रिसेंटली सीनियर रिपोर्टर ज्योति यादव जी के साथ क्या हुआ, बहुत वाइडली सर्कुलेट हुआ था नेशनल मीडिया में, किस तरह से एक सीनियर लेडी रिपोर्टर को बुलाया गया और उसको किस तरह से अभद्र भाषा में डरा धमका के वहां से भगाया गया।
तो ये जो डराने धमकाने की, दौड़ाने की, पीटने की राजनीति है, इसको अब हरियाणा क्या पूरे भारत में कोई भी कहीं भी एंटरटेन नहीं करने वाला। जब किसी भी राजनेता के पास विकल्प खत्म हो जाते हैं उसकी राजनीति के, तो वो ऐसे बेतुके बयान देता है। इन बेतुके बयानों पे मेरे को तो लगता है कि रिपब्लिक टीवी ऐसे क्रेडिबल चैनल को भी डिबेट नहीं करनी चाहिए। सब सीनियर पैनलिस्ट आपने बुलाए हुए हैं, इनकी बातों को ज्यादा वैल्यू देना ही गलत है। ये तो रोज एक ऐसा नया बयान देते हैं और जिसके अंदर ये सारी अभद्र भाषा, डराना, धमकाना, दौड़ाना, पीटना, ये सब चीजें हैं। मेन राजनीतिक शक्ति पता लगती है कि आप कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आज 0 सीट है, आपका क्या लोकस है, आपकी क्या राजनीति बच गई है? 4 लोगों को प्रतीक जी ये बयान इसलिए जरूरी है, क्या आप किसानों को ये बयान दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने हाल ही में अरुण नारंग के साथ जो हुआ वो देखा। हमने देखा कि किस तरह से सियासी बयान जो भड़काने के लिए दिए जाते हैं वो किसी की जान तक ले सकते हैं। अरुण नारंग थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, वो कह रहे थे मेरी जान चली जाती, इस तरह हमला किया गया था। बिल्कुल, मैंने सुना था। ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का कोई भी अगर कंडक्ट होता है, पहली बात तो मैं कैप्टन सरकार को बोलूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, चाहे वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हो, ये उनकी जिम्मेवारी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कॉमन आदमी हो। अगर पुलिस के सामने ही एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव के कपड़े उतारकर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया तो बहुत ही चिंताजनक बात है। दूसरी बात, प्रोटेस्ट करने का और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है। ये तरीका नहीं है कि आप मार्केट को उतारू हो जाए, लोगों के कपड़े उतारने लगे। इससे जो किसानों के आंदोलन का मेन रुख है वो बदल जाएगा, जिसको सबका डर है कि ये जो आंदोलन है वो हाईजैक हो चुका है और इन सब चीजों की तरफ जा रहा है। आज चौधरी पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है इस तरह के जो भड़काऊ बयान है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये भड़काऊ बयान कोई भी आदमी दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की बयानबाजी कैसे देश में हिंसा की आग उगल सकती है, वो साफ नजर आता है जब हम तस्वीरें देखते हैं।